हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6, वो भी भूगोल में बात कर रहे हैं हम। तो इसमें हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे वनों के बारे में, हम देख रहे थे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, जलवायु के बारे में। तो इसमें हमने कई सारे वनों की बात कर ली थी। हमने बात करी थी कि किस तरह से जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, किस तरह से जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, किस तरह से शीत शीत सदाबहार वन होते हैं, किस तरह से शीत पर्णपाती वन होते हैं। कई सारी हमने बात करी। उसके बाद हमने भूमध्य सागरीय वाली भी बात करी। और आज हम करने वाले हैं शंकुधारी वनों के बारे में, जिनमें शंख जैसी आकृतियां होती हैं। उस तरह के वन हम देखेंगे अब। तो चलिए बात करते हैं हम शंकुधारी वनों के बारे में हमारे इस वाले पार्ट में। चलिए बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो जो हमारे उत्तरी गोलार्ध है, उनके जो उच्च अक्षांश हैं, कौन से उच्च मतलब ऊंचे ऊपर वाले, कौन से? एक तो 50 डिग्री होगा और एक होगा 70 डिग्री, 0 डिग्री वाला है अक्षांश। तो इसके यहाँ जो है नीचे फिर 50, इधर ये 70 होगा, और ये साउथ वाला होगा, ये नॉर्थ वाला, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है। और ये तो विषुवत रेखा है, यहाँ पे कर्क होगी, यहाँ पे भूमध्य होगी। तो यहाँ पे देखिए उत्तरी गोलार्ध के या उत्तर के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन जो है आपको मिलेंगे। यहाँ पे ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे जो है इस तरह के वन आपको मिलेंगे, ऊपर की तरफ मिलेंगे, नीचे नहीं, ऊपर मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब इन्हें जो है टेगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेगा। ये टेगा जो है ना, ये इंग्लिश का है, यहाँ पे टेगा लिख रखा है, मगर इसको एक्चुअली ऐसे लिखते हैं टेगा। ये टेगा होता है, इसे हम टेगा कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। ये जितने भी वन हमने देखे ना, ये क्या होते हैं? अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये जितनी वृक्ष है ना, उनको क्या है, जो सलीमा है उसने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। और ये जो है लंबे होते हैं, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। एक तो ये लंबे होते हैं, ऊपर से नरम काष्ठ वाले होते हैं, और सदाबहार वृक्ष होते हैं। सदाबहार हमेशा खिले खिले ओपन रहते हैं, खुले हुए। इन वृक्षों के काष्ठ का या लकड़ी वगैरह है, उनका जो उपयोग है वो लुगदी वगैरह तैयार करने में भी किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आता है। तो इनकी जो लकड़ियां वगैरह है ना, काष्ठ वगैरह है, उनसे हम क्या करेंगे, लुगदी बनाएंगे, और उन लुगदियों से अखबार वगैरह, कागज वगैरह, कई तरह की जो चीजें हैं वो बनाने का प्रयास करेंगे। अब नरम काष्ठ अगर होगी, नरम लकड़ी, उसे हम माचिस की तिरिया बनती है। पैकिंग के लिए भी, बक्से वगैरह बनाने में भी जो है इनका प्रयोग होता है। तो इनमें जो है चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ है। तो चीड़ के वृक्ष, देवदार के वृक्ष आपको कहां पे मिलेंगे? आपको मिलेंगे शंकुधारी वनों में। कौन से वनों में? शंकुधारी या टेगा में। यहाँ पे जो है आप देखेंगे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। यहाँ सामान्यतः जो है रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए। ध्रुवीय भालू क्योंकि ध्रुव पे ही है, त्यागा। अब रूसी भाषा में त्यागा का अर्थ जो है शुद्ध या अनछुआ होता है। या देखिए ये शंकुधारी वन कैसे बने भाई? शंकुधारी। शंख होते हैं ना, शंख कैसे होते हैं? ये देखिए शंकु होता है ना ऐसा, फिर यहाँ भी हो, ऐसे वन यहाँ पे मिलते हैं। देखिए इस तरह के वन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये हिमाच्छादित शंकुधारी वन, यहाँ पे भी देखिए शंकुधारी वन आपको मिलेंगे। इस तरह के वन जो है आपको मिल जाएंगे। टैगो का अर्थ जो है रूसी भाषा में शुद्ध या अनछुआ होता है। इस तरह से हमने ये बात कर ली। तो शंकुधारी वन भी हमने अच्छी तरह से देख ली है, त्यागा होते हैं, और ये उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज्यादा उच्च होते हैं। इसका मतलब यहाँ जो है ऊपर की तरफ, रशिया के भी ऊपर, वहां जो है आपको मिलेंगे कहाँ पे? इस तरह के शंकुधारी वन। इस वजह से रशिया में हमने इनका नाम टेगा रखा है। ठीक है। अब आ जाइए घास स्थल। घास स्थल के बारे में बात करेंगे अब। किसके बारे में? घास। तो वन हो गए हमारे। मैंने आपको बताया था कि भाई प्राकृतिक वनस्पति 3 प्रकार की होती है। एक होते हैं वन, दूसरे होते हैं घास स्थल। तो हम दूसरा जो है घास स्थल, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम कटीली झाड़ियां देखेंगे। इसके बाद
पहले हम घास स्थल की बात कर लेते हैं, जहाँ पे इस तरह की घासें होती है। इस तरह की जो है घासें आपको देखने को मिलेगी। तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल चलिए देखते हैं। तो पहले घास स्थल जो है उष्ण कटिबंधीय वाला देख लेते हैं, उसके बाद शीत वाला भी देखेंगे। तो ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं भाई। तो जो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है ना, जो भूमध्य रेखा है हमारी, उसके किसी भी तरफ उग जाते हैं। कौन सी तरफ? किसी भी तरफ उग जाते हैं। और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से आपको ऐसा होगा, क्या होगा कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। दोनों ओर से क्या है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है फैले हुए हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। तो जो वनस्पति है वो निम्न से मध्य जो है वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। कहां से कहां तक? 3 से लेकर के 4 तक की मीटर की ऊंचाई तक ये जो है बढ़ सकती है। यहाँ की घास जो है इतनी लंबी होती है, लंबी लंबी घासें मिलेगी, 3 से 4 मीटर की, बहुत लंबी होती है। ये मैंने छोटी बनाई ना, यहाँ तो छोटी बना दी। घास स्थल ऐसे होते हैं, मगर उष्ण कटिबंधीय जो ऐसे होंगे, उष्ण कटिबंधीय जो है ऐसे होते हैं, ऐसे जो है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल होंगे, बड़े बड़े, छोटी नहीं होती, बड़ी होती है। और अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है इसी प्रकार का है भाई, जहाँ पे इस तरह की घासें मिलती है। तो अफ्रीका का जो सवाना है ना, वो आपको ऐसा ही मिलेगा। सामान्य रूप से जो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है उनमें हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर जो है पाए जाते हैं। इस तरह के कई सारे जानवर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो वहां पर जो है पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये हो गए आपके उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ये याद रखिएगा कौन कौन से जानवर है यहाँ पे, तो इसे जो है सवाना भी कहते हैं। अब सवाना पूछा जा सकता है आपसे, भाई सवाना कौन सा है? सवाना जो है यही है, ठीक है। सवाना उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। अब आ जाइए आगे। अब उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के बाद अब हम देखेंगे शीत के बारे में। तो शीतोष्ण घास स्थल मतलब जहाँ पे सर्दी होती है, और वो वाले घास स्थल किस तरह के होते हैं वो हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो क्या है भाई शीतोष्ण घास स्थल? तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों, कौन से क्षेत्रों? जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं वो, और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं भाई? महाक्षेत्रों के जो है, महाद्वीप जितने भी है उनके भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। तो जो यहाँ की घास होती है वो क्या होती है? आमतौर पर छोटी होती है एवं पौष्टिक होती है। मतलब यहाँ पर जो है जो भी घास खाता है उसे बहुत पोषण मिलता है। अब शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस मिलेगी, बाइसन मिलेगी और एंटीलोप पाए जाते हैं। यहाँ पे घास ऐसी होती है छोटी छोटी, इस तरह की छोटी छोटी होती है। तो ये सारे के सारे जिराफ हो गए, जितने भी ये जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप, सबके सब क्या करते हैं? इस तरह की छोटी छोटी घासों को खाना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत ज्यादा पौष्टिक होती है, ठीक है। और ये अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भाग जो है ना, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हमने शीतोष्ण घास स्थल भी देख लिए, और यहाँ पे आप देख रहे जिराफ जो है वही खा रहा है, ठीक है। अब आ जाइए क्या, कटीली झाड़ियों के बारे में। तो हमने घास स्थल भी देख लिए, तो हमने वन देख लिए, हमने घास स्थल देख लिए। अब हम देखेंगे इसको, कटीली झाड़ियों। घास स्थल में हमने देखा है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल, ये दोनों के दोनों घास स्थल जो है देख लिए। अब हम किसको देखेंगे? अब हम देखेंगे कटीली झाड़ियों को। चलिए देखते हैं। तो शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है, क्या पाई जाती है भाई? कटीली झाड़ी। अब नाम से पता लग रहा है जब कांटे वाली झाड़ियां हैं, ऐसा तो नहीं है बारिश होती होगी, इस वजह से यहाँ पर जो है कटीली झाड़ियां होती है। तो जो रेगिस्तान वाले इलाके होते हैं जहाँ बारिश कम होती है, वहां पे आपको इस तरह की कटीली झाड़ियां मिल जाएगी। कैक्टस वगैरह के वो आगे हैं। तो उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान हो गए, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर जो है ये पाए जाते हैं। ज्यादातर महाद्वीप जो होते हैं ना, उनके जो पश्चिमी किनारे वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तीव्र
गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी में और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की बहुत ज्यादा कमी होती है। इस वजह से यहाँ पे कटीली झाड़ियां ही मिलती है बस। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेश को चिन्हित करें। तो विश्व के मानचित्र आप चाहें तो रेगिस्तान को कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे वही रेगिस्तान? सबसे बड़ा तो सहारा में, अफ्रीका में है। क्या भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या नाम है बताइए? वो है थार। थार रेगिस्तान। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताए जिन्होंने आप पहले जान चुके हैं। वो है ऊंट हो गया, जानवर वही है, ज्यादातर तो ऊंट वगैरह चलते हैं, थोड़े गधे वगैरह भी आ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है आपको रेगिस्तान में मिलेगी। तो ये जो है कटीली झाड़ियां वही मिलती है। और यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, ध्रुव है तो ध्रुव पर तो ठंडा ही होगा, गर्म तो हो नहीं सकता। तो यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। क्या मिलती है? बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति आपको वहां पे देखने को मिलेगी। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती है। यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है भाई? काई हो गया, लाइकेन हो गया और छोटी झाड़ियां ही मिल सकती है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। मतलब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आने के थोड़ी सी देर पहले जो है ये आपको देखने को मिलेगी। अब इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है भाई। क्या कहते हैं हम इसे? टुंड्रा कहते हैं। ये शीत में होती है, इस वजह से ध्रुव में होती है, इस वजह से हम इसे जो है टुंड्रा कह देते हैं। इसे जो है इंग्लिश में लिखते हैं कैसे? टुंड्रा। ये वनस्पतियां जो है आपको यूरोप में मिलेगी, एशिया में मिलेगी, उत्तर अमेरिका में मिलेगी, क्योंकि ध्रुव के पास वही है। यहाँ के जानवरों, एशिया में तो रशिया ही है जहां पे आपको ऐसा मिलेगा। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर होता है और मोटी चमड़ी भी मिलती है। ठीक है। उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। क्या है? ये सारे के सारे जो है ठंडी जलवायु में रहना पसंद करते हैं। कहाँ रहना? जो ठंडी जलवायु है वहां पर जो है ये सब के सब रहना पसंद करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो क्या है? एक तो है सील, एक है वॉलरस, एक है कस्तूरी बेल, एक है ध्रुवीय उल्लू, एक है ध्रुवीय भालू और एक है बर्फीली लोमड़ी। ये सारे के सारे आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखिए, ये ध्रुवीय भालू, ये है सील। क्या आप जानते हैं? तो विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। तो क्या है कि विभिन्न प्रदेशों में जो घास स्थल है वो विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। कौन से घास स्थल भाई? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपोस, वेनेजुएला में लानूस। ये सारे के सारे जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। पूर्वी अफ्रीका जो है उसमें सवाना होता है, मैंने आपको बताया था घास स्थल के बारे में। तो सवाना जो पूर्वी अफ्रीका में मिलेगा। ब्राजील में कंपोस और वेनेजुएला में लानोस, ये घास स्थल के नाम। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में क्या क्या मिलेंगे? देखिए, अलग अलग घास स्थलों में अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होते हैं। अर्जेंटीना में जो है शीतोष्ण वाले को पेम्पोस कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में वेल्ड कहते हैं, और ममय एशिया में स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया में जो है इसे डॉन कहते हैं। इस तरह से जो है ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। कोई भी नाम आपसे कभी भी कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिए। तो ये तो हमने सारे के सारे जितने भी घास स्थल है, कटीली झाड़ियां है, सब देख लिया। अब फिर से हम आ जाते हैं हमने हमारा जो उदाहरण है उस पर कि उदाहरण में क्या क्या था। फिर से सलीमा पे आते हैं। तो सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। क्या किया? उसे उसे कुछ घने वन थे उनके चित्र उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काट कर वनों को साफ कर रहे हैं। तो जो सलीमा को कुछ चित्र दिखाए गए उसमें ये देखा गया कि कुछ जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वनों को काट कर वृक्षों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी, अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? प्रश्न तो एकदम सही है, वन्य जीव कहाँ जाएंगे जब उनका घर ही नहीं रहेगा? तो क्या वे वन
पुनः वैसे ही बन पाएंगे अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे। तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ऑक्सीजन जो हमारे जीने के लिए जरूरी है, वो हमें मिल पाएगी अगर ये सारी चीजें हो जाएगी तो ये जो है प्रश्न बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाइए आगे। क्या आप सलीमा से सहमत है? तो जो सलीमा कह रही है, क्या आप उससे सहमत है? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। क्या करें? चर्चा करें आप। तो इसके संरक्षण में भी आप चाहें तो कुछ सुझाव दे सकते हैं। सलीमा से आप सहमत है? सलीमा जो है बहुत ज्यादा परेशान है कि भाई पेड़ कट रहे हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है वो होता है पूरा। हमारा चैप्टर जो था प्राकृतिक वनस्पति जलवायु वाला, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पर जो है क्या दिया गया है? तो यहाँ पर अब आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको यहाँ पर क्या करना है? हल निकालना है। चलिए देखते हैं। सही विकल्प पर आपको क्या करना है? सही का चिन्ह लगाना है। सॉरी, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें कुछ प्रश्न तो मैं आपको कराऊंगा और कुछ होमवर्क में दिए जाएंगे आपको, जैसा आप जानते हैं। तो काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। काई और लाइकेन कहाँ पाएंगे बताइए? रेगिस्तानी वनस्पति में, टुंड्रा वनस्पति में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। बताइए। तो ये आपका होमवर्क हो गया। मैंने आपको बताया था कहाँ पे मिलेंगे। कांटेदार झाड़ियां मिलती है, अभी बताया मैंने आपको कांटेदार झाड़ियों के बारे में। बताइए कहाँ मिलेगी कांटेदार झाड़ियां? गर्म एवं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु में, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। तो आंसर क्या होगा? गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। अभी बताया मैंने आपको आंसर, इस वजह से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर कौन सा है? बताइए। बंदर, जिराफ या ऊंट? ऊंट तो होगा नहीं, बंदर हो सकता है, जिराफ तो नहीं होगा, बंदर होगा। ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 और 5। 4 और 5 आप होमवर्क में करके लाइए। ठीक है, होमवर्क भी देना था आपको। अब आ जाइए प्रश्न नंबर खब। रिक्त स्थानों की आपको क्या करनी है? पूर्ति करनी है। चलिए करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला प्रश्न, सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर में बहुत कैसी थी? बहुत ही विचित्र थी, कैसी थी, ये आपको बताना है। तो मैंने सलीमा का बताया था उदाहरण, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। सलीमा की कहानी बताई थी। प्रश्न नंबर 2, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। क्या विकसित होते हैं भाई? बताइए। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में, यहाँ पर जो है मध्यम वर्षा होती है, मैंने बताया था, याद कीजिए। तो ये आपका इस वजह से होमवर्क होगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या बात कर रहा है कि प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण क्या है? किसका बदलाव है? तो प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण बताइए। बताइए बताइए। मुख्य कारण जो है मैंने आपको बताया था प्राकृतिक वनस्पतियों का। ये भी आपका होमवर्क होगा, क्योंकि जो मैंने आपको बता रखा है वो तो होमवर्क ही दूंगा मैं। 4, वृक्ष, फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी क्या होते हैं? बताइए। वृक्ष, फर्नीचर हो गया, यातायात एवं निर्माण सामग्री है, ये भी आपको बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या उपयोगी है? बताइए बताइए बताइए। फर्नीचर वगैरह मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरह से जो है लकड़ी मिलती है कास्ट, जिससे आप जो है फर्नीचर, यातायात वगैरह निर्माण सामग्री बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था, किसको पता है? यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि जो लकड़ी है वो इस तरह की होती है कि आप उससे जो है कई सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ देखिए, दृढ़ काष्ठ वृक्ष, ये सारी काम करते हैं। आपका आंसर क्या होगा? दृढ़ काष्ठ होगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर क्या पाए जाते हैं? ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था, तो ये भी बताया था आपको, भाई पश्चिमी किनारों पर आपको कई सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। अब आ जाइए आपके प्रश्न नंबर ग पे। वो क्या बात कर रहा है? मिलान कीजिए। आपको मिलान करने हैं भाई। चलिए मिलान कर लेते हैं फिर हम। पहला प्रश्न, वॉलरस। दूसरा प्रश्न, देवदार का वृक्ष। तीसरा जैतून, चौथा हाथी, पांचवा कंपोस और छठा डग। तो भाई कौन से कहाँ होंगे यहाँ पे आपको बताना है। तो ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? यहाँ मैंने आपको बताया था ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं। देखिए, ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कंपोस कहते हैं। आपका आंसर क्या होगा?
कंपोज। ठीक है, अब डाउन किसको कहेंगे बताइए? मैंने आपको ये भी बताया था, यहां पे देखिए कई सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि भाई डाउन किसे कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया का है। यहाँ पे डाउन ऑस्ट्रेलिया का है, बताइए। एक ध्रुवीय जानवर, अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल, एक नींबू वंश का फलक, बताइए। देवदार का वृक्ष, हाथी, जैतून, किस तरह से सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। देवदार का वृक्ष क्या है भाई? अब जो बाकी है ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न नंबर घ पे। प्रश्न नंबर घ क्या बात कर रहा है, सब पढ़िए। सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह जो है आपको लगाना है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या बात कर रहा है, चलिए देखने का प्रयास कीजिए। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है। क्या होती है? शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है। जो कांटेदार झाड़ है और झाड़ियां है वो सबके सब जो है शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। क्या है सत्य है बताइए? आंसर है बिल्कुल सत्य, केवल शुष्क में होते हैं, बिल्कुल। तो केवल यहाँ पे लिखा हुआ है, केवल, बताइए सही होगा? शुष्क में ही मिलते हैं ज्यादातर, तो मगर गलत भी हो सकता है, केवल है ना इसलिए। देखिएगा इसको, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। मानसूनी वन ये होते हैं क्या? नहीं, उष्ण बिल्कुल होते हैं सही। पर्णपाती वन जो है वही मानसूनी वन होते हैं, सदाबहार थोड़ी होंगे। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3। उच्च अक्षांश की ओर से बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर जो है अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था शीतोष्ण पर्णपाती वनों के बारे में, इस वजह से ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अभी जो बाकी दो है ये भी आप होमवर्क में करके लाइए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। वो क्या है? प्रश्न नंबर अगला वो कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है? बताइए, किन दो कारकों पर जो वनस्पतियों का विकास है वो निर्भर करता है? मैंने आपको बताया था, तो ये आपका होमवर्क हो गया। प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 प्रमुख श्रेणियां बताइए। मैंने आपको बताई थी, एक तो हो गए वन, एक हो गए घास स्थल, एक हो गए आपके कटीली झाड़ियां। तीसरा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताइए। ये आपको बताना है। क्या? 2 दृढ़ काष्ठ पेड़ों के नाम बताने हैं। तो चलिए देखते हैं, सदाबहार वन वाले बताने हमें। सदाबहार वन कहाँ है? यहाँ पे देखिए, ये रहे सदाबहार वन, हमें बताने हैं किस तरह के होते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं, रोजवुड, आबनूस और महोगनी। रोजवुड, आबनूस और महोगनी। एक तो क्या हो गए? एक तो हो गए आपके रोजवुड और एक हो गया आपका महोगनी। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पे। क्या बात कर रहा है प्रश्न नंबर 4? सब पढ़िए। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? ये आपको बताना है। कौन से भाग में मिलते हैं भाई उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन? तो मैंने आपको बताया था, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। नींबू वंश के फल किस किस जलवायु में पाए जाते हैं? अभी बताया मैंने आपको, इसलिए होमवर्क है। शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताइए। मैंने शंकुधारी वन पढ़ाया था, उसके 4 उपयोग भी बताए थे आपको। यहाँ पे देखिए, ये रहा शंकुधारी वन, कहाँ गया? ये घास स्थल है। ये रहे शंकुधारी वन, इसके उपयोग बताने हैं ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके उपयोग आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गए शंकुधारी वन के उपयोग। अब आ जाइए आपके अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7, विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? तो मैंने घास स्थल में पढ़ाया था मौसमी के बारे में, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया। कुछ होमवर्क भी है वो मैंने आपको दिया, आप करके लाइएगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।